हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ेंगे उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। पढ़ रहे थे, कल लेक्चर एक हो गया था जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया था और मानव उत्सर्जी तंत्र जो है उसको उसके बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ भी लिया था। किडनी के बारे में थोड़ी सी जनरल बातें अपन ने कर ली थी कि भाई रंग कैसा है, इसकी साइज क्या है, वो जनरल बातें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, साइज वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वो बता दी थी आपको। पोजीशन क्या है, पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, T12 और L3 के बीच में होती है। ठीक है, पोजीशन मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद अपन बात करेंगे आज आगे किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किडनी की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो किडनी की स्ट्रक्चर देखने से पहले कल मैंने आपसे डायग्राम भी बनवाया था मानव उत्सर्जी तंत्र का। ठीक है, ये डायग्राम, अब इसी डायग्राम को एनसीईआरटी के अंदर भी एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। आजो एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखते हैं। ये रहा, चलो एक मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पे पेज ले लेता हूं मैं एक। अब देखो भाई, ये रहा आपका डायग्राम जो मैंने आपको करवा दिया था कल, है ना। अब जो है ये एनसीईआरटी वाला देख लो एक बार, है ना। जो मैंने आपको बातें बताई थी वही है। चलो, ये यहां पर इसको आपको ये अलग दिखेगी, अधिवर्ग जो ग्रंथि दिखेगी आपको, इंग्लिश में इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये अधिवर्ग ग्रंथि इसके किडनी के ऊपर होती है, ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, लेकिन ये यहां पर जरूरी भी नहीं है। अपन इसकी बात करेंगे इस लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर बोलो, लास्ट चैप्टर के अंदर, 11th क्लास के लास्ट चैप्टर जो ग्रंथियों का ही चैप्टर है, उसमें अपन बात करेंगे ना इसकी। हाँ, तो ये यहाँ पर होती है, बस इतना दिखा रखा है इसने। वृक धमनी बता दी थी मैंने, वृक शिरा जो है मैंने बता दी थी आपको, ये आपकी किडनी है, किडनी को वृक कहते हैं। ये पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बस एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, ये ऐसा डायग्राम मैंने आपको बनवा भी दिया था। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करेंगे अपन किडनी की बात करेंगे। ठीक है, किडनी की अपन ने जनरल बातें जो है वो अपन ने कर चुकी थी। ठीक है, भैया आकृति कैसी होती है, सेम के बीज जैसी बीन शेप होती है। सेम का बीज कौन सा यार, सिंपल बात बताऊं, राजमा सबने देखा होगा। ठीक है, तो राजमा जैसा होता है वैसी ही सी किडनी होती है, उसी शेप की होती है। कलर भी वैसा ही होता है, गहरे भूरे लाल रंग की होती है ना। तो किडनी का जो आपके राजमा होता है उसका कलर कैसा होता है, थोड़ा भूरा भूरा मान लो ना। तो भूरे लाल रंग का जो गहरा भूरा और लाल रंग की इसकी रंग होता है, ये रंग भी आपको पता होना चाहिए। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। भार कितना होता है, वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। ये अडल्ट के अंदर है ना, 120 से 170 ग्राम इसका वजन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकेशन T12 और L3 के बीच में इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे आगे। अगली हेडिंग डालेंगे अपन क्या, वृक्क की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंदर से कैसे दिखता है आपका जो किडनी है वो कैसे दिखती है, क्या क्या सामान है इसके अंदर जो अपने लिए काम का है। बाकी तो किडनी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने लिए काम का क्या है उतनी बातें करेंगे जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक बात है, चलो जी। तो अगली हेडिंग क्या है, वृक्क की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हिंदी में वृक्क की संरचना, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक, बनाते हैं किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, आसान है, अभी ध्यान से देखोगे सारे चैप्टर जो है आपको बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत मजा आएगा चैप्टर में, क्योंकि ये जो चीजें समझ में आएंगी तभी आपको चैप्टर जो है आगे समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आने वाली हैं, तो ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं बनाता हूं किडनी। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, चलो ये है किडनी की आउटर स्ट्रक्चर, तो अपने बना दिया। किडनी जो है इसके ऊपर होता है एक आवरण होता है, किडनी के ऊपर एक आवरण होता है, तो वो आवरण बना देते हैं। किडनी के ऊपर एक आवरण होता है, तो वो आवरण बना रहे हैं।
तो ये किडनी के ऊपर का आवरण बना दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इनका मैं साथ साथ में नाम भी लिखता जाता हूं ना, बाद में कंफ्यूजन ना हो वरना। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको बताया है ये क्या है, वृक्क आवरण, वृक्क आवरण, ठीक है। जो अंदर किडनी है, किडनी के बाहर एक आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं, वृक्क आवरण। भाई वृक्क, किडनी को क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं ना, और उस ऊपर आवरण लगा हुआ, इसलिए क्या कह दिया, वृक्क आवरण कह दिया। इंग्लिश में इसी को कहते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, कैप्सूल। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि रीनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करते हैं, और ये बाहर कैप्सूल, आवरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप्सूल, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रीनल कैप्सूल। तो इंग्लिश वाला वर्ड भी क्लियर है, ठीक बात है। अब भैया जो किडनी है ना, इसमें दो हिस्से होते हैं। ये जो किडनी है वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है। जो बाहर की साइड जो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर देखो, इस किडनी है, इस किडनी के अपन अंदर गए हैं, ठीक है, चले गए भैया अंदर। इस किडनी के अंदर ये जो बाहर बाहर का जो ये जो हिस्सा रहेगा ना, इसको कहेंगे क्या, कोर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर्टेक्स कहेंगे, वल्कुट कहेंगे इसको। ये जो बाहर बाहर का हिस्सा होगा इसको वल्कुट कहेंगे, और जो बीच में जो हिस्सा होगा ना उसको क्या कहेंगे, मध्यांश कहेंगे, मेडुला कहेंगे। नाम से पता लग रहा है मध्यांश मतलब बीच में होगा, ठीक है। तो यहां मध्य में जो होगा उसको क्या कहेंगे, मध्यांश, ठीक है। और जो साइड साइड में होगा उसको क्या कहेंगे, वल्कुट कहेंगे। तो दो, इसमें दो कंपार्टमेंट्स मान लो इसके अंदर, है ना। चलो दो हिस्से हैं इसके अंदर। अब वो क्या है अभी देखते हैं। तो मध्यांश के अंदर मैं कुछ संरचनाएं बना रहा हूं, वो ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बाहर बाहर का हिस्सा है, ये जो मैंने आपको अलग देखो, ये थोड़ा पर्पल कलर में मैंने आपको जो दिखाया है, ये कौन सा हिस्सा है, ये है मध्यांश, ठीक है। और ये जो बाहर बाहर का हिस्सा है इसको क्या कहेंगे अपन, वल्कुट, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, वल्कुट, वल्कुट। इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉर्टेक्स, कोर्टेक्स। ध्यान से देखते जाना, साथ साथ में समझते जाना। कोर्टेक्स, वल्कुट जो है आपका वो क्या है, बाहरी हिस्सा है ना, बाहरी है ये, बाहरी, ठीक है। अब बात करेंगे भीतरी की। तो ये जो है आपका, ये जो मैंने त्रिभुज से बनाए जो है ना, ये देखो, ये देखो ट्राइंगुलर शेप का, पिरामिड से जो बनाए, पिरामिड कहेंगे इनको ना। तो ये एक ये संरचना, एक ये संरचना, एक ये संरचना, एक ये संरचना, इनको, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मध्यांश। इसका नाम क्या है, मध्यांश, मध्यांश पिरामिड, पिरामिड। और इसको इंग्लिश में कहेंगे मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड। अब इसका नाम मध्यांश पिरामिड क्यों है, क्योंकि ये मध्यांश में बना हुआ है। ये जो पिरामिड है वो कहां बना हुआ है, मध्यांश में बना हुआ है। अब ये कोर्टेक्स में नहीं बना, देखो ये बाहर बाहर का जो हिस्सा है, ये जो बाहर बाहर का जो खाली जगह है, ये कौन सी है, ये कोर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या है, वल्कुट है। ये जो बाहर बाहर की जगह है ये क्या है, वल्कुट है। और जो ये बीच वाली जो जगह है ये क्या है, मध्यांश है। नाम से पता लग रहा है मध्यांश कहां होगा, बीच में होगा, ठीक है। तो मध्यांश है ये। अब मध्यांश में अगर ये पिरामिड बना हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मध्यांश पिरामिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ये जो है, यहां पर देखो, ये जो ऊपर तो पिरामिड बना हुआ है, और नीचे देखो, ये देखो यहां पर जो ये पाइप सी बनी हुई है, यहां पर देखो, ये यहां पर भी एक पाइप सी, यहां पर भी एक पाइप सी बनी हुई है, यहां पर भी एक पाइप सी बनी हुई है।
इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैलिक्स। क्या नाम होता है? कैलिक्स। ये जो है ये क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स। उसको चषक भी कहते हैं, चषक। क्या कहते हैं? चषक। ठीक है, तो ये मध्यांश पिरामिड हो गए। मध्यांश में क्या क्या है? मध्यांश पिरामिड है और कैलिक्स है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मध्यांश बनता है, क्योंकि मध्यांश के अंदर यही तो है, यही तो दो चीजें हैं, तो मध्यांश बनता है। और मध्यांश कैसा है? मध्यांश भीतरी है, भीतरी। बाहरी कौन था? बाहरी तो आपका वलकुट था। ठीक है, वलकुट क्या था? बाहरी। और मध्यांश क्या है? भीतरी। ठीक है, मध्यांश बीच में है, भीतरी है। ठीक है, अंदर है, ठीक है, और बीच में है। ये क्या है? आपका मध्यांश। और बात करें वलकुट की तो वो बाहरी है। ठीक है, मध्यांश के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक तो मध्यांश पिरामिड बने हुए हैं मध्यांश के अंदर, और एक क्या बने हुए? कैलिक्स बने हुए, चषक बने हुए हैं। समझ में आई बात? ठीक है यार, ऐसे मानो कि घर है भाई, घर है ना, एक तो घर के बाहर बाउंड्री बना रखी है अपन ने, घर के बाहर बाउंड्री बना रखी है। ठीक है, तो वो तो बाहर का हिस्सा हो गया ना। जैसे अपन घर के अंदर जाएंगे तो वो अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसे काम हो रहा है, ये जो बाहर बाहर का जो खाली जगह है ना घर के, ये मान लो मेन घर है। ठीक है, इसके जो ये बाहर बाहर की खाली जगह है, ये क्या है? आपका वलकुट है। और ये जो बीच में जो बना हुआ है, ये कमरे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका मध्यांश है। ठीक है, तो किडनी के अंदर ये दो पार्ट है। अब यहां पर आगे इसके बारे में समझते हैं। अब यहां पर आप देखो, ये किडनी जो है, ये देखो पूरी कवर्ड है, कवर्ड है, कवर्ड है, कवर्ड है, पूरी देखो यहां से कवर्ड है। लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर देखो, आपको खाली जगह दिख रही है। मतलब क्या हुआ? यहां पर खाली जगह है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी धमनियां, जितनी भी शीरा, और उसके अलावा आपकी मूत्रवाहिनी, ये सारी की सारी इसी से अंदर जाएंगी और इसी से बाहर निकलेंगी। ठीक है, धमनी जो है वो इसी से अंदर जाएगी और शीरा इसी से बाहर निकलेगी। मूत्रवाहिनी भी यहीं से निकलती है, क्योंकि ये एक ही ओपनिंग होती है, एक ही जो खुला दरवाजा है वो एक ही होता है किडनी के अंदर। जो आपकी वृक्क है उसके अंदर जो अंदर जाने की और बाहर निकलने की जगह सिर्फ एक ही होती है, बाकी आपको कहीं भी जगह नहीं दिखेगी, सिर्फ यहां पर जगह है। तो इसी से सारा सामान जो है बाहर जाएगा और सारा सामान अंदर आएगा। समझ में आई बात? तो इसको क्या कहते हैं? ये जो खाली जगह है इसको क्या कहेंगे? ये जो आपका छिद्र है इसको कहेंगे हाइलम। इसको क्या कहते हैं? हाइलम। चलो कलर दूसरा लेते हैं, क्योंकि आगे मेरे को एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम, ठीक बात है। अब हाइलम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया आपको कि एक ही ओपनिंग है। ठीक है, ये तो बात बता दी मैंने आपको, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो बातें भी लिख लेते हैं इसके बारे में, है ना, तो आपको पता रहे, नोट्स में ऐड होना चाहिए। तो ये जो है वृक्क, थोड़ा सही लिखते हैं, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी सतह की भीतरी अवतल सतह लिखते हैं ना, भीतरी अवतल इंग्लिश में कहिए कॉनकेव। ठीक है, ये तो 10वीं क्लास में पढ़ गए हैं अपन, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, अवतल सतह के मध्य में एक खांच किसको कहेंगे? जो ओपनिंग है, जो छिद्र है उसको कहेंगे खांच, कहे ना, है ना, उसको खांच बोल रहा है। एनसीईआरटी का वर्ड है ना, खांच होती है। तो आपको समझ में आया हाइलम क्या है? हाइलम मैंने आपको बता दिया, जो छिद्र है किडनी के अंदर एक ही जगह से खुली हुई है किडनी, जहां से जितनी शीरा और धमनी मूत्रवाहिनी यहीं से सारी जाएंगी और यहीं से निकलेंगी। ठीक है, एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही पॉइंट है और उसको कहेंगे हाइलम। हाइलम क्या? वृक्क के केंद्रीय भाग में, ठीक है, बीच में होता है, केंद्रीय भाग की भीतरी जो अवतल है, ठीक है, जो कोनकेव जो सतह है, ठीक है, उसके मध्य में ये खांच होती है, जो ओपनिंग है वो वहां होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है। अब यहां पर और क्या खास बातें हैं वो देखो। ये जो यहां पर जो खाली जगह बच गई ना, देखो ये क्या बन गई? पिरामिड बन गई, मध्यांश पिरामिड बन गए। ये देखो पिरामिड बन गई। अब यहां पर ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह जहां पर मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है, ये जो लाइन से बना रहा हूं मैं, ये जो खाली जगह है इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृक्क पेल्विस। क्या कहते हैं? वृक्क पेल्विस कहते हैं। इंग्लिश में इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। तो ये जो जगह है, खाली जगह जो बनी हुई है,
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृक पेल्विस, वृक पेल्विस, वृक पेल्विस। इंग्लिश में कहेंगे इसको रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस के बारे में भी एक खास बात है। क्या खास बात है भैया, ये इसका आकार दे रखा है अपन को, है ना, एनसीईआरटी में इसका आकार दे रखा है कि जो वृक पेल्विस है उसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार जो है ना वो होता है कीप के आकार की होती है, ये कीप के आकार की। कीप क्या होता है, कीप आप सबने देखा होगा यार, कभी ऑयल तेल वगैरह डालते हुए देखा है क्या, वो एक कीप आता है, फनल उसको इंग्लिश में कहते हैं, फनल। आप अपने यार प्लास्टिक का साथ था ना यार, अब तेल वगैरह डालने के काम में लेते हैं, पानी वगैरह डालने की तो मैंने नहीं देखा, तेल वगैरह डालने के काम लेते हैं। ठीक है, जैसे वो साइड में ना गिरे तेल, ठीक है, ऐसा लेते हैं, आपने देखा होगा, सबने देखा होगा ना, ये तो देखा होगा। तो वो फनल होता है ना, सर्च कर लेना यार, अगर जिसको नहीं पता वो सर्च कर लेना गूगल पे, फोटो देख लेना भाई, ठीक है, और जिसको पता है वो पता है। ठीक है, तो कीप के आकार की ये रीनल पेल्विस आपकी जो है वृक जो है वृक पेल्विस होती है, ये जो आपकी कीप के आकार की होती है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो, अब यहां से एक चीज निकलती है, क्या निकलती है, यहां से और भी चीजें हैं, धमनी और शिरा तो मैं बता चुका हूं आपको पिछले वाले डायग्राम में, यहां पर बता दिया मैंने आपको, धमनी और शिरा यहां पर जाती हैं। यहां से मूत्र वाहिनी निकलती है, और मूत्र वाहिनी का भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ऐड कर देते थे डायग्राम में इसमें। ये यहां से मैंने क्या निकाल दी, मूत्र वाहिनी। ये क्या है, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ठीक बात है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अलावा एक चीज है इसके अंदर, वो ध्यान से देखना क्या है। अभी मैं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो, कलर 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 रेड ले लेते हैं। अब मैं यहां पर कुछ डॉट डॉट से बनाऊंगा ना, समझने के लिए है ये डॉट डॉट से ना। अब ये हमने डॉट डॉट से क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जहां जहां मैंने ये रेड कलर में ये निशान बनाए हैं, डॉट डॉट से बनाए हैं, ये जो जगह है इसका नाम क्या होगा, वलकुट होगा। जहां जहां भी आपको ये लाल लाल निशान दिख रहे हैं, वो जगह कौन सी होगी, वो वलकुट का भाग है। मतलब ये कौन सी है, बाहरी जगह है ना। तो यहां पर देखो आपको रेड 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 पूरे में दिख रहा है, तो ये बाहरी है, ठीक है, ये क्या है, वलकुट है। और जहां पर आपको ये रेड रेड नहीं दिख रहा, वो किसका भाग है, वो कौन सा भाग है, वो मध्यांश है। ठीक है, यहां पर आपको रेड रेड कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या मध्यांश है। तो मध्यांश का ये भाग है, ये भारी जो है वो क्या, वलकुट है। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करें भैया, ये जो आपके पिरामिड बने हुए हैं, कहां बने हुए हैं, मध्यांश में बने हुए हैं। ठीक बात है, लेकिन आप एक चीज देखो, दो आपके पिरामिड जो है ना, दो आपके मध्यांश पिरामिड हैं, उनके बीच में भी रेड रेड जो निशान बना रखे हैं। मतलब क्या है, इनके बीच में भी क्या बना हुआ है, आपका वलकुट जो है वो उनके बीच में भी घुसा हुआ है। ठीक है, ये जो पिरामिड है, ये तो मध्यांश में बने हुए हैं, बिल्कुल बात सही बात आपकी, मध्यांश में बने हुए हैं, लेकिन इनके बीच में जो जगह है ना, इनके बीच में जो जगह है, वहां पर भी आपका वलकुट जो है उसका भाग जो वो घुसा हुआ है। ध्यान से देखो, देखो मैंने रेड रेड जो बीच में घुसाए हैं इनके, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो बाहर का हिस्सा है, ये रेड रेड मैंने आपको दिखाई, ये क्या वलकुट है, और ये जो बीच में है ये क्या आपका मध्यांश है। मध्यांश में बने हुए पिरामिड, और पिरामिड के बीच में भी देखो आप वलकुट जो है वो घुसा हुआ है। ये जो बीच में जो वलकुट घुसा हुआ है ना, इसका नाम क्या होता है, वो देखो, इसका नाम है बर्तीनी के स्तंभ। एक मिनट, ये जो बीच में जो घुसा हुआ है ना वलकुट, इसका नाम बन जाता है क्या, बर्तीनी के स्तंभ। इंग्लिश में बात करूं तो कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब इसके बारे में भी एक दो बात लिख रखी है एनसीईआरटी ने, खास बात लिख रखी है, वो देख लो। अभी जो मैंने आपको बताया बस वही है ना, कि ये
मध्यांश के जो आपका वलकुट है वही मध्यांश के बीच में घुसा हुआ है, बस वही लिखना है अपन को, है ना। वलकुट, वलकुट मध्यांश, मध्यांश पिरामिड, मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि जो वलकुट है, वलकुट जो है वो मध्यांश पिरामिड के बीच में फैलकर क्या बनाएगा, स्तंभ बनाएगा। कौन से स्तंभ, बर्तीनी के स्तंभ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे एक एक की, जो भी अपन ने समझा है उसी डायग्राम को एक बार वापस समअप करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, अपन ने पढ़ा क्या है, वृक्क की संरचना पढ़ी है, और वृक्क की संरचना में अपन ने क्या पढ़ा है, जो बाहरी ये जो आपकी किडनी है और किडनी के बाहर एक आवरण होता है जिसको कहते हैं वृक्क आवरण, इंग्लिश में इसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ठीक बात है। किडनी के अपन अंदर गए, किडनी के अंदर अपन जैसे ही अंदर गए तो हमें दो चीजें देखने के लिए मिली कि यहां पर तो दो हिस्से बटे हुए हैं। जो बाहरी हिस्सा है उसको कहा वलकुट, ठीक है, ये क्या है, वलकुट है, इंग्लिश में इसको कोर्टेक्स कहा गया, और ये बाहरी हिस्सा है। और जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमें कहा गया कि ये तो मध्यांश है, जिसको इंग्लिश में मेडुला कहा जाता है। ठीक है, वो भीतरी है। फिर हमें दिखा कि मध्यांश के अंदर दो संरचनाएं बनी हुई हैं, एक का नाम है मध्यांश पिरामिड, जो पिरामिड से बने उनको कह दिया मध्यांश पिरामिड। फिर हमने कहा कि एक और संरचना, इसका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स है, चषक बोलेंगे इसको हिंदी में ना, कैलिक्स। चलो, तो ये कैलिक्स है, मध्यांश पिरामिड, दो चीजें हमें बताई गई। फिर हमने कहा कि यहां पर जो आप देखो मध्यांश पिरामिड बने हुए हैं और ये आपके कैलिक्स है, यहां पर ये जो खाली जगह पड़ी है ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये क्या है, आपकी वृक्क पेल्विस है, जिसको इंग्लिश में रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये कीट के आकार की होती है। ठीक बात है। फिर हमने कहा कि आपने कहा कि बाहरी जो हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है उसको तो वलकुट कहेंगे, और जो भीतरी है उसको क्या कहेंगे अपन, मध्यांश कहेंगे। लेकिन हमें बताओ कि ये जो बीच बीच में आपके जो पिरामिड बने हुए हैं, इनके बीच में भी ये कुछ आपका जो बाहरी हिस्सा है, जो वलकुट है, वो यहां पर फैला हुआ है, घुसा हुआ है बीच बीच में, इसको क्या कहेंगे। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये बर्तीनी की स्तंभ है, जो आपका वलकुट है वही क्या है, बीच बीच में फैल जाता है। किसके फैल जाता है, मध्यांश पिरामिड के बीच में फैल जाता है। इसका नाम क्या है, बर्तीनी की स्तंभ है इसका नाम। हमने कहा ठीक बात है, इंग्लिश में इसको कॉलम ऑफ बर्तीनी कहते हैं। फिर हमने कहा कि यहां पर आप बताओ, ये तो चारों तरफ से बंद है, ये जो आपकी किडनी है तो चारों तरफ से बंद है। अगर यहां पर किसी धमनी को, किसी शिरा को या फिर मूत्र वाहिनी को अंदर आना हो या फिर बाहर जाना हो तो फिर यहां पर कैसे आएगी वो। तो हमें वहां का जो हमें जो गाइड करा था, जो टूर हमें टूर पे घुमा रहा था, ठीक है, किडनी के अंदर, उसने हमें कहा कि यहां पर एक दरवाजा है, ठीक है, जो आपको अभी नहीं दिख रहा लेकिन दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है, देखो यहां पर देखो, आप किडनी देखो ऐसे मुड़ी हुई है, बीच में से एक जगह छोटी सी ओपनिंग है, और उस ओपनिंग का नाम क्या है, उस दरवाजे का नाम क्या है, हाइलम। ठीक है, वो एक ही दरवाजा है, उसी से आना पड़ेगा और उसी से जाना पड़ेगा। ठीक है, हाइलम। ठीक है, तो आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई। ये सारी बातें अपने इसकी करी है, किसकी करी है, आपकी किडनी की करी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, जो एनसीईआरटी में दे रखी थी, वो सारी बातें अपन ने कर ली। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, बात लिखते हैं मूत्रवाहिनी के बारे में। मूत्रवाहिनी के बारे में, मूत्रवाहिनी, ठीक है। मूत्रवाहिनी शुरू कहां से होती है, आप ये डायग्राम में भी देख लो भाई। मूत्रवाहिनी जो है वो शुरू कहां से होती है, आपकी किडनी से शुरू होती है, और वो जाती कहां पे है, इस डायग्राम में दिखाता हूं, चलो मैं आपको। ये देखो, मूत्रवाहिनी जो है वो शुरू कहां से हो रही है, किडनी से शुरू हो रही है, और कहां जा रही है, मूत्राशय के अंदर जा रही है। ठीक है, मूत्रवाहिनी स्टार्ट कहां से होती है, किडनी से स्टार्ट होती है, और जाती कहां पे है, मूत्राशय के अंदर जाती है, और क्या लेके जाती है, मूत्र लेके जाती है। मूत्रवाहिनी का काम क्या है, अरे नाम से पता लग रहा है, मूत्रवाहिनी किसको, किसका वहन करेगी, मूत्र का वहन करेगी। ठीक बात है, चलो तो लिख लेते हैं इसके बारे में। वृक्क, मूत्रवाहिनी जो है वृक्क से शुरू होती है, वृक्क मतलब किडनी से शुरू होती है, किडनी से शुरू होती है, और मूत्र, मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है, मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है।
ठीक बात है। तो जो मूत्र वाहिनी है वो वृक्क से शुरू होती है, किडनी से स्टार्ट होती है और मूत्र को कहाँ पहुंचाती है, मूत्राशय तक पहुंचाती है। ठीक बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मूत्राशय की। आ जाओ मूत्राशय की बात करते हैं। मूत्र वाहिनी की बात कर ली अपन ने, थोड़ी सी बातें मूत्राशय के बारे में करते हैं। मूत्राशय, मूत्राशय वही जगह है जहां पर मूत्र को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि मूत्र बना और बनते ही निकाल दिया, है ना। अगर ऐसा हुआ ना तो आगे और आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसा होता तो आप पूरे दिन जो है वो आप खड़े ही रहते, ठीक है, या फिर जो आप टॉयलेट है उसमें ही रहते हैं ना, तो मतलब मूत्र आप निकालते ही रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टोर होता है मूत्र, ठीक है, स्टोर करने के लिए जगह दे रखी है। जब वो भर जाएगा उसके बाद में जो आपको निकालना होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मूत्राशय। तो स्टोर करने की जगह है मूत्राशय ना। 1 मिनट दीजिए। चलो हाँ, मूत्राशय वाला बात करते हैं ना। हाँ चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका मूत्राशय, और यहां से मैंने जोड़ दी क्या, ये मूत्र वाहिनी, क्योंकि मूत्र कहां से आएगा, मूत्र वाहिनी तो लेके आएंगी। तो ये मैंने जोड़ दी क्या, मूत्र वाहिनी। ये मैंने क्या जोड़ दी, मूत्र वाहिनी। तो ये क्या हो गया आपकी मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, ठीक है। और ये क्या है आपका मूत्राशय, क्या है मूत्राशय, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये जो मूत्राशय है वो किससे बना हुआ है, मूत्राशय बना हुआ है चिकनी पेशी से बना हुआ है, स्मूथ मसल से ये बना हुआ होता है। मूत्राशय जो है वो चिकनी पेशी से बना हुआ है। कैसी पेशी, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक बात है, स्मूथ मसल से ही बना हुआ है। अब यहां पर इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे मूत्राशय के बारे में, जब अपन जो मूत्र के बारे में बात करेंगे तब आगे बात करेंगे मूत्राशय के बारे में, ठीक है। अभी बात नहीं करेंगे इसकी, अभी आपको बस इतना मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाना था, बस वो दिखाया मैंने आपको। थोड़ी सी बातें और करते हैं, ठीक है। यहां पर 2 गेट लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कहोगे भैया भर जाएगा, ठीक है, ये भर जाएगा। तो फिर यहां पर जो निकालने के लिए 2 गेट लगे हुए हैं, जब वो दोनों गेट खुलेंगे तभी मूत्र जो है वो बाहर आएगा। तो वो दोनों गेट कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, इसके डिटेल में आगे बात करेंगे, बस अभी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। एक गेट जो है वो यहां लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा गेट यहां लगा हुआ है, ठीक है, 2 गेट लगे हुए हैं। जो अंदर वाला गेट है उसका नाम क्या है, ये है इंटरनल, इंटरनल जो क्योंकि अंदर है इसलिए इंटरनल, इंटरनल यूरिथ्रल, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, गेट क्या कहेंगे, स्फिंक्टर। ये तो अंदर वाला। बाहर वाले का नाम क्या है, बाहर वाले का नाम है एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर है तो एक्सटर्नल कह दिया इसको, एक्सटर्नल यूरिथ्रल, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। अब एक चीज देखो, जो अंदर वाला जो स्फिंक्टर है ना, ये क्या होता है, अनैच्छिक होता है। कैसा होता है, अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो, अगर ये भर जाएगा ना, ये जो है आपका ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है आपका मूत्राशय जो है, इसकी कैपेसिटी जितनी है मान लो उतना ये मान लो भर गया, तो एक टाइम बाद में जो है आपका जो अंदर वाला गेट जो है ना, ये तो अपने आप खुल जाएगा। मतलब इस पर आपका कोई जोर नहीं है, अंदर वाले गेट पर आपका कोई जोर नहीं है, तो आप इसको बंद नहीं रख सकते, इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे ये भरेगा मूत्राशय ये तो खुल जाएगा कि भैया अब तो हम तो खुल गए, ठीक है। तो ये कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। जो अंदर वाला है वो कैसा होता है, अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, ये अनैच्छिक है। आप चाहो कि भैया मैं बंद कर दूं इसको, तो आप ना तो चालू कर सकते हो उसको, ना खोल सकते हो, ना बंद कर सकते हो उसको, तो ये कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, ठीक है। वही मैं बात करूं एक्सटर्नल बाहर वाले गेट की, तो ये कैसा होता है, ये ऐच्छिक होता है। ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक, मतलब बाहर वाले गेट पर मतलब क्या है, जोर जबरदस्ती अपनी चलती है कि अपन इसको रोक सकते हैं कि भाई इतनी देर बंद रहा है, अभी हम ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम क्या है मूत्र विसर्जन कर सके, मूत्र को बाहर निकाल सके, हम अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है। मान लो भाई कोई कहीं ऐसे एरिया में हो, ठीक है, ऐसी जगह पे हो कि वहां पर आप मूत्र नहीं कर सकते, बहुत सारी बात ऐसी जगह पर होता है ना, तो रोकना ही पड़ता, फिर वहां पर है ना, कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, इसी से करते हैं,
ये जो बाहर वाला गेट है इसी से करते हैं, क्योंकि अंदर वाले गेट पर तो अपने कोई बस ही नहीं चल रहा भाई, ठीक है। तो बाहर वाले गेट से ही अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक बात है। चलो अब इसके बारे में ये कैसे काम करता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। और भी बचा इसके बारे में, वो आगे बात करेंगे, अभी इतना आप समझो बस। चलो फिर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसी के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। मूत्राशय के बारे में बात कर ली, मूत्र मार्ग के बारे में बात करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करनी है मूत्र मार्ग के बारे में, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, अगर मैं इसमें किसकी बात करूं, मेल की बात करूं, मूत्र मार्ग मेल के अंदर, मूत्र मार्ग जो है मेल के अंदर लंबा होता है ना, और फीमेल के अंदर मूत्र मार्ग जो है वो उसको छोटा होता है ना। तो मूत्र मार्ग जो है लंबा किसके अंदर होगा, मेल के अंदर है ना। तो मेल के अंदर ये कैसा होता है, लंबा होता है। कौन, मूत्र मार्ग, ठीक है। कितनी, 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वही मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर मूत्र मार्ग जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। कितना, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो मेल के अंदर कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर 2 से 4 सेंटीमीटर ही लंबा होता है क्या, मूत्र मार्ग, ठीक बात है। अब यहां पर एक चीज समझो, मेल का जो मूत्र मार्ग है ना, उसके अंदर मूत्र तो होगा ही जाएगा, ठीक है। मूत्र मार्ग है तो मूत्र तो जाएगा ही जाएगा उसके अंदर, प्लस उसमें क्या जाएगा, सीमन भी जाता है, ठीक है। ये सीमन भी जाता है, ठीक बात है। और फीमेल की बात करूं तो वहां पर तो सिर्फ मूत्र होता है, सिर्फ मूत्र ही जाएगा। ये अपन 12th क्लास के अंदर जब अपन ने जनन वाला चैप्टर पढ़ा था मानव जनन, उसमें अपन ने बात करी थी कि फीमेल के अंदर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो जनन पथ है वो अलग है, जनन संरचना है वो अलग है आपका। और वहीं बात करूं मैं आपकी यूरिनरी स्ट्रक्चर की, जो यूरिनरी से जो संरचना है, ठीक है, वो अलग है ना। जहां से यूरिन आता है वो जगह, वो ओपनिंग अलग है, ठीक है। और जो वहां से आपका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो अलग है। दोनों अलग अलग 2 ओपनिंग होती है फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर एक ही ओपनिंग है, तो वहां से ही सीमन आएगा और वहां से ही मूत्र आता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी मेल के अंदर सीमन और मूत्र दोनों साथ में कभी नहीं आते, ठीक है। या तो सीमन आएगा या फिर मूत्र आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये बात ध्यान में रखना, दोनों मिक्स होकर नहीं आ सकते, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। अब एक पॉइंट और, फिर किडनी के बारे में खत्म हो जाएगा। किडनी के अंदर थोड़ा और घुसेंगे। किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं वर्काणु कहते हैं, ठीक है। अभी उसकी बात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के अंदर, प्रत्येक वृक्क के अंदर, किडनी, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख, इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन भी आ सकता है, 10 लाख भी लिखा हुआ आ सकता है। 10 लाख क्या होते हैं, वर्काणु होते हैं। 10 लाख वर्काणु, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक किडनी के अंदर, प्रत्येक किडनी का मतलब क्या है, एक किडनी के अंदर, ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख, ठीक है, लगभग 10 लाख क्या होते हैं, वर्काणु होते हैं, जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। वर्काणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, कितने वर्काणु होते हैं, 10 लाख होते हैं, जिसको 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना। तो एक यूट्यूब सब जानते हो ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 10 लाख भी हो सकता है, 1 मिलियन कोई सा भी ऑप्शन में है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो, तो वर्काणु कितने होते हैं किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के आसपास क्या होते हैं आपके, 10 लाख के आसपास क्या होता है आपके वर्काणु होते हैं, जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहा जाता है। यहां पर आप एक कंफ्यूज मत होना यार कि इंग्लिश में जो है वर्काणु को इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, एक वर्ड आएगा आगे अपन पढ़ेंगे तो न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कभी कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन अलग है, वो अपन आगे बात करेंगे, आगे वाले चैप्टर्स के अंदर तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है, ठीक है। नेफ्रॉन वर्काणु को कहते हैं, ठीक है। चलो आप समझ में आई होगी, ठीक है। अभी वर्काणु को एक और चीज कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, इसको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। अभी लिख देते हैं इसको भी। वर्काणु का एक और नाम है, ठीक है, एक और नाम से इसको जाना जाता है
यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। तो अब आपको कोई सा भी नाम दे दे, चाहे हिंदी वाला वर्काणु दे दे, चाहे नेफ्रॉन दे दे, चाहे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल दे दे, आप समझ जाओगे इस चीज को, है ना। अगर मैं एक चीज देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वरना मैं बोलता रहूंगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है यार, मैं बोलता रहता हूँ और रिकॉर्डिंग का पता ही नहीं रहता। चलो चल तो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैटरी डाउन होती है तो वो बंद कर देता है रिकॉर्डिंग, और कई बार कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है पॉपअप का, तो ये बंद कर देता है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसके अंदर। चलो, तो अब आपको वर्काणु का आपका पता लगा कि एक किडनी के अंदर कितने वर्काणु होते हैं, लगभग 10 लाख वर्काणु होते हैं। अब उन वर्काणु की बात करेंगे, वर्काणु हैं क्या, ठीक है। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, अब आगे जो पूरा अपना चैप्टर होगा ना, वो किस पर बेस्ड होगा, वो किस पर आधारित होगा, वर्काणु पर ही आधारित होगा। और ये वर्काणु होता कहां पे, किडनी के अंदर होता है ये, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया आपने बताया नहीं हमें, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर आपने दिखा दिया, अभी आपने हमें बताया नहीं कि वर्काणु होता कहां पे। अभी जब मैं आपको वर्काणु बता दूंगा, उसके बाद में आपको मैं किडनी के अंदर भी दिखाऊंगा कि किडनी के अंदर वर्काणु कहां पे स्थित होता है। अभी आपको किडनी के बारे में इतना ही समझना था, अब मैं वर्काणु आपको बता दूंगा कि वर्काणु ऐसा ऐसा होता है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा ना, वरना यहां पर हो जाता खराब सिस्टम। चलो बात करेंगे वर्काणु की, कि भाई वह वर्काणु बला क्या है। वर्काणु इंग्लिश में जो कहेंगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। एक और नाम है इसका यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। चलो ट्यूब्यूल थोड़ा सही लिखते हैं, बढ़िया लगेगा फिर, ट्यूब्यूल। अब इसके बारे में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, और वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं भाई, ठीक है। तो आपका वर्काणु जो है ना, वर्काणु जो है वो क्या है, वो क्या है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जो नेफ्रॉन होता है, जो आपका वर्काणु होता है, वो क्या होता है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है, मतलब उसकी फंक्शनल यूनिट है। पूछ लेता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा वर्काणु, नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन लिख दिया, फिर वर्काणु लिख दिया, या फिर न्यूरॉन भी लिख देता है। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन को हिंदी में वर्काणु कहते हैं और इंग्लिश में नेफ्रॉन, और इसी को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी आ जाए एग्जाम क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रियात्मक इकाई होती है किसकी, किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, वर्काणु होते हैं। और ये वर्काणु कितनी संख्या में होते हैं, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख होते हैं, ठीक बात है। चलो यहां ही लिख दूं क्या, चलो यहीं लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें वर्काणु में क्या है, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। चलो मैं इसको ऐसे समझाऊं, यहां नहीं, अगले वाले पेज पे करते हैं इसको। वर्काणु इंग्लिश में तो कहेंगे नेफ्रॉन, 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 ठीक है। तो नेफ्रॉन जो आपका वर्काणु, इसमें दो भाग होते हैं। अभी आगे डायग्राम से समझेंगे, पहले आप इतना समझ लो कि कौन कौन से वो भाग है, उसके बाद में डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से भाग है। तो वर्काणु के अंदर दो भाग में ये विभाजित होता है। पहला भाग, पहले भाग को कहेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। पहला भाग कौन सा है आपका, ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा है आपका वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, जिसको इंग्लिश में क्या कह देंगे अपन, रीनल, ठीक है। किडनी के लिए वर्ड यूज है रीनल, वर्क के लिए, मतलब वर्क को हिंदी में, किडनी को हिंदी में वर्क कहते हैं, तो उसको वर्ड इंग्लिश में क्या देंगे, रीनल, ठीक है। और नलिका क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल,
रीनल, ठीक है। अभी जो वर्क नलिकाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी होती हैं आपकी नेफ्रॉन के अंदर? वर्काणु जो है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है आपकी वर्क नलिकाएं। अब इस नलिकाएं के अंदर अलग अलग नलिकाएं हैं, वो कौन कौन सी नलिकाएं उनकी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ भाई, ये कौन कौन सी नलिकाएं हैं वो देखो। पहली है आपकी, वो है आपकी बोमेन, बोमेन संपुट, ठीक है। पहली कौन सी है? बोमेन संपुट। दूसरी बात करूं तो वो है आपकी समीपस्थ, समीपस्थ स्वालित, स्वालित नलिका, ठीक है। पहली जो नलिका है वो कौन सी है? बोमेन संपुट। दूसरी है आपकी समीपस्थ स्वालित नलिका। अब जो समीपस्थ स्वालित नलिका है इसको शॉर्ट में अपन कहेंगे पीसीटी। भैया इसको पीसीटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश में अगर बात करें ना, जो समीपस्थ जो स्वालित नलिका इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पीसीटी, है ना। हिंदी में इसका नाम समीपस्थ स्वालित नलिका। आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा होगा भैया एसएसएन बोलना चाहिए, नहीं, वो इंग्लिश वाले के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बना रखी, तो उसको पीसीटी कहते हैं। एनसीईआरटी भी पीसीटी वाली बात लिखती है हिंदी में भी, है ना। तो अपन इसको शॉर्ट में पीसीटी कहेंगे। मैं आपको इसको बात बता दी कि ये फुल फॉर्म इसका क्या है ना, इसको पूरा नाम क्या है वो आपको पता लग गया। अब आगे जब भी अपन यूज करेंगे इसका नाम तो अपन शॉर्ट में पीसीटी ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका पीसीटी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में अगली जो नलिका वो क्या है? हेनले लूप। क्या है? हेनले लूप। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा ये सारी चीजें, है ना। हेनले लूप। उसके बाद में क्या है? अगली जो नलिका वो कौन सी है? दूरस्थ, दूरस्थ स्वालित नलिका, स्वालित नलिका। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? डीसीटी। डीसीटी क्यों कहते हैं? डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल, तो उसका शॉर्ट में डीसीटी बना रखा है ना। तो इसको भी एनसीईआरटी डीसीटी लिखती है हिंदी में, दूरस्थ स्वालित नलिका, डीसीटी, ठीक है। फिर जो अगली नलिका है वो कौन सी है आपकी? संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। इंग्लिश में जो कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक बात है। तो आपका जो नेफ्रॉन है ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका रीनल, आपकी जो वृक्क नलिकाएं। अब वृक्क नलिकाएं कौन कौन सी है? एक आपका बोमेन संपुट, दूसरा आपका समीपस्थ स्वालित नलिका जिसको शॉर्ट में पीसीटी कहेंगे, तीसरी है आपकी हेनले लूप और चौथी है आपकी दूरस्थ स्वालित नलिका जिसको शॉर्ट में डीसीटी कहेंगे, और फिर आती है आपकी संग्रह नलिका जिसको अपन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक बात है, यहां तक समझ में आया। अब मैं ये क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है भैया, और आपका बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, इन दोनों को अगर अपन मिला दें, इन दोनों को अगर अपन मिला दें, इन दोनों को एक साथ में, अभी दिखाऊंगा अभी डायग्राम में एक साथ में कैसे होते हैं ये, इन दोनों को अगर एक साथ में रखें तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? मेलपिगी, मेलपिगी काय, ठीक है। इंग्लिश में इसको मेलपिगी बॉडी कहते हैं, ठीक है, मेलपिगी काय, या फिर इसको क्या कह दूं, या फिर इसको कह दो वृक्क, वृक्क कणिका, कणिका को इंग्लिश में कॉर्पसल्स, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस और आपका जो बोमेन संपुट है, ये जब दोनों साथ में होंगे तो क्या नाम बन जाता है? मेलपिगी काय या फिर वृक्क कणिका कह देंगे इनको ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन वृक्काणु की संरचना, ठीक है। वृक्काणु की जब संरचना पढ़ेंगे अपन तब आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आएंगे, कि डायग्राम में आपको समझ में आएंगे कि संरचना में जो है कौन सी चीज कौन सी जगह पे होती है, वो अभी आपको डायग्राम से समझ में आएगी। चलो तो हेडिंग डाल देते हैं अपन, वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु की संरचना, ठीक है। चलो डायग्राम बनाया जाए, किस कलर से? इस कलर से बनाते हैं।
ध्यान से देखना भैया ना, जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। एनसीईआरटी वाला भी दिखाऊंगा, अभी आप बस ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगी आपकी लास्ट पार्ट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका है, नेफ्रॉन का, वर्काणु की संरचना बना रहे हैं अपन, है ना। और ये होता कहाँ पे, किडनी में होता है। ठीक है, चलो, तो ये जो संरचना बनाई है मैंने किसकी है, ये वर्काणु की है। अभी वर्काणु क्या पूरा बन गया, नहीं जी, अभी पूरा नहीं बना है, बाकी मोस्ट चीजें बन चुकी हैं, एक चीज नहीं बन चुकी। ये देखो, जो वर्क नलिकाएं हैं वो तो सारी बन गई, वर्क नलिकाएं जो है वो तो सारी बन गई। अभी क्या नहीं बना, ये नहीं बना, ग्लोमेरुलस जो है वो नहीं बना है। तो ग्लोमेरुलस जो है वो भी बना लेते हैं, आ जाओ भाई, ग्लोमेरुलस जो है वो भी बनाते हैं। ठीक है, ये क्या आपका ग्लोमेरुलस बनाया जा रहा है आपका ना। ठीक है, चलो अब इनका नामकरण करते हैं। ग्लोमेरुलस बन गया और आपकी जो वर्क नलिकाएं हैं वो भी बन गई, सारी चीजें बन चुकी हैं। तो अब अपन को क्या करना है, इनका नामकरण करना है। आपको मैंने चीजें नाम भी आपको बताए हुए हैं, बस वो नाम आपको दिखाने हैं कि कौन सी जगह कहां पे होती है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलस जो है ना वो क्या होता है, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस ही देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस नहीं, उससे पहले अपन शुरू से देखते हैं। ये जो यहां पर आ रही है ये क्या है, आपकी एक धमनी है, लाल कलर में जो बना रखी है मैंने, ये क्या है, धमनी है। कौन सी धमनी है भैया, ये इसको कहते हैं अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी है ये, अभिवाही। इसको यहां ना लिख के इस साइड में लिखते हैं, चलो। ये कौन सी धमनी है, अभिवाही धमनी है, अभिवाही धमनी। इंग्लिश वाला नाम भी बता देता हूं, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल। तो इंग्लिश वाला नाम भी हो गया आपका। एक कौन सी धमनी है, अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी कौन सी होगी, जो ब्लड को लेके आएगी किसकी तरफ, इस वर्काणु की तरफ जो है ब्लड को लेके आ रही है। ये जो है इस ब्लड को लेके आ रही है, क्या है, अभिवाही धमनी। और ये जो यहां से निकल रही है ना, इसका नाम क्या है, अपवाही धमनी। ये कौन सी है, अपवाही धमनी।
एक हो गई आपकी अभिवाही धमनी और दूसरी होगी आपकी अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी जो है वो लेके आएगी, वो किसकी तरफ आएगी, वो वर्गाणु की तरफ आती है। और वर्गाणु से जाती कौन सी है, यहां से निकलेगी कौन सी, देखो ये जो है आपकी ये आ रही है और ये यहां से निकल रही है, तो एग्जिट कौन सी ले रही है, वो अपवाही धमनी है। और जो आ रही है वो कौन सी, आपकी अभिवाही धमनी। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, अपवाही निकल रही है, अभिवाही आ रही है, अपवाही निकल रही है, अभिवाही आ रही है। ठीक बात है। चलो अपवाही धमनी को भी इंग्लिश में नाम लिख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक बात है, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। ये जो मैंने बीच में गुच्छा सा बनाया है ना, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आपको ग्लोमेरुलस समझ में आ गया। ठीक है, अभिवाही धमनी क्या होती है, अपवाही धमनी क्या होती है। ये जो अभिवाही धमनी आ रही है ना, ये जो अभिवाही धमनी आ रही है, यही जो है, ये अभिवाही धमनी जो आ रही है, यही जो है ये गुच्छा सा बनाती है। ठीक है, जो आपकी जो धमनियां हैं उनको मिलाकर ये अपने आप को गुच्छा सा बना लेती है। ठीक है, और गुच्छा बनाती है उसको, गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो जो वर्गाणु है उसके अंदर मैंने आपको दो भाग बताए थे, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बताया था मैंने आपको वर्क नलिकाएं। तो आपको ग्लोमेरुलस तो समझ में आ गया, अब बात करेंगे इसकी वर्क नलिकाओं की बात करेंगे। तो वर्क नलिका मैंने आपको पहली कौन सी बताई थी, बोमेन संपुट बताया था मैंने आपको, है ना, बोमेन संपुट। तो नाम लिखना है बस अपन को, बाकी सारा डायग्राम तो अपना क्लियर है। तो ये क्या है आपका बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है, ये क्या है आपका बोमेन संपुट। बड़ी मात्रा आएगी छोटी, यानी मेरे मात्रा वाली थोड़ी दिक्कत ही है, पता नहीं बड़ी आएगी छोटी आएगी, अब याद नहीं मेरे को। बोमेन संपुट है। ठीक है, बोमेन संपुट कौन सा होता है, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा सा है ना, ये देखो ऐसा बना हुआ है, ये जो ऐसा बना हुआ है ना, इसको क्या कहेंगे, बोमेन संपुट। यहां पर देखो इस डायग्राम में ये जो इतना बना हुआ है ना, ये क्या है, बोमेन संपुट है आपका, ये बोमेन संपुट है। ये जो संरचना बनी हुई है ये बोमेन संपुट है। देखो ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या है आपका, बोमेन संपुट है। ध्यान से देखो, बोमेन संपुट। समझ में आई बात। चलो फिर मैंने आपको क्या बताया कि समीपस्थ नलिका है, उसके बाद में कौन सी आपकी समीपस्थ स्वालित नलिका है। तो समीपस्थ स्वालित नलिका कौन सी है, वो आपकी ये है। ठीक है, ये कौन सी आपकी समीपस्थ स्वालित नलिका। और इसको शॉर्ट में अपन आगे से अपन शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, पीसीटी। ठीक है, अभी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था तो पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि आगे आता है हेनले लूप। ठीक है, तो हेनले लूप ये जो है आपका, इसको कहेंगे हेनले लूप। ये देखो नीचे जो जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है, ये इतना इतना क्या कहेंगे, इसको हेनले लूप कहते हैं। नीचे जा रहा है यहां से और यहां से ऊपर आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, हेनले लूप। इस पूरे को कहते हैं हेनले लूप। फिर ये क्या आपका हेनले लूप हो गया, हेनले लूप हो गया। फिर आगे बात करते हैं, ये जो वाली संरचना है, ये क्या मैंने आपको बताई थी, दूरस्थ स्वालित नलिका। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपकी, दूरस्थ स्वालित नलिका। ठीक है, दूरस्थ स्वालित नलिका के बाद में इसको शॉर्ट में डीसीटी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीसीटी। दूरस्थ स्वालित नलिका के बाद में कौन सी नलिका बताई थी मैंने आपको, संग्रही, जो संग्रह करेगी ना, तो संग्रह नलिका है, वो मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर आ जाएगी आपकी संग्रह नलिका। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। तो एक चीज आपने देखी होगी, इस संग्रह नलिका है ये यहां से किससे जुड़ी हुई है, इस दूरस्थ स्वालित नलिका से, डीसीटी से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां पर देखो इसके और भी, यहां पर देखो ऐसे मैंने निकाल रखे। ये क्या क्यों निकाल रखे, क्योंकि यहां पर दूसरे वर्गाणु जो है वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि 10 लाख वर्गाणु है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं एक ही वर्गाणु जुड़ेगा इस संग्रह नलिका के अंदर, उसके अंदर और भी जो वर्गाणु है वो भी जुड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी संग्रह नलिका होंगी, उसके अंदर वाले एक संग्रह नलिका के अंदर बहुत सारी जो है आपके वर्गाणु जुड़े हुए होते हैं। समझ में आई बात। चलो, तो ये मैंने आपको सारे जो चीजें हैं आपके जितनी मैंने लिखवाई थी वो सारे पार्ट मैंने लिखवा दी। देखो वर्गाणु जो है उसमें मैंने आपको दो भाग बताए थे, ग्लोमेरुलस और वर्क नलिका। तो आपका ग्लोमेरुलस तो ये हो गया। ठीक है, जो अभिवाही धमनी आएगी, ठीक है, और अपवाही धमनी वहां से निकल जाएगी। अभिवाही धमनी आई, उसने क्या बनाया, गुच्छा सा बनाया। ठीक है, गुच्छा सा बना दिया और गुच्छा सा बनने के बाद में क्या निकलेगी, अपवाही धमनी निकल जाएगी। ठीक है, यहां पर ये क्या है आपका बोमेन संपुट हो गया, जो ऐसी संरचना है वो बोमेन संपुट है। उसके बाद में एक स्वालित नलिका है। ठीक है, स्वालित नलिका देखो कॉन्विलेटेड, देखो ये ऐसे है ना। हाँ, तो ये इसको कहता है स्वालित नलिका, समीपस्थ स्वालित नलिका कहेंगे इसको शॉर्ट में पीसीटी।
फिर आता है हेनले लूप, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, हेनले लूप है, ठीक है। फिर आता है डीसीटी, दूरस्थ स्वालित नलिका है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका संग्रह नलिका। तो मैंने आपको वर्गाणु के जितने भी पार्ट थे वो सारे मैंने आपको डायग्राम से आपको बता दिए, ठीक है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। और एक ये जो अपवाही नलिका है इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़कर ये जो अपवाही नलिका है कहां जाती है, अपवाही जो धमनी, सॉरी अपवाही धमनी, ऐसे गलत बना दिया, अपवाही धमनी जो वो कहां जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आएगी और उसके बाद में यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सही बनाते हैं, ये ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाके ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी ये होती है अपवाही धमनी, आगे जाएगी, है ना। अब ये जो अपवाही धमनी है इसको क्या कहेंगे, इस पूरी को आगे क्या क्या कहेंगे अपन, यहां तक तो ये अपवाही धमनी है, यहां तक तो ये क्या है, अपवाही धमनी। अब ये यहां से देखो आगे जाके ये जो बना रही है ना ऐसे पूरा ये लूप सा बना रही है, इसको कहेंगे वासा रेक्टा। इसका नाम क्या हो जाएगा आगे जाके, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। इसका आगे यूज आएगा, बहुत यूज आएगा इस पर एक टॉपिक का पूरा, तो वो टॉपिक अपन इस चैप्टर में है, वो अपन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो अपवाही जो धमनी है, अपवाही धमनी है वो क्या करती है, आगे जाएगी और कहाँ जाती है, जो दूरस्थ स्वालित नलिका है उसके चारों तरफ ऐसे घूमती है, ठीक है। उसके बाद में वो नीचे आती है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वन वासा रेक्टा, ठीक है। इसको अपन आगे बात करेंगे, वासा रेक्टा के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी कुछ बातें अपन लिखेंगे इसके बारे में, एक मिनट, अभी अपन कुछ बातें लिखेंगे किसके बारे में, आपकी जो अभिवाही धमनी है उसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे। ध्यान से देखो, अभिवाही धमनी के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, धमनी का लिखते हैं। चलो यहां पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, याद आया मेरे को भी, ये धमनी नहीं धमनी का, धमनी थोड़ी बड़ी है, ठीक है। आपकी जो धमनी कौन सी है बताई थी मैंने आपको, वृक्क धमनी है ना। ये देखो पीछे चलते थोड़ा सा डायग्राम में, ये देखो ये वृक्क धमनी जो है आपकी इस किडनी के अंदर जा रही है। अब ये जो वृक्क धमनी है यही जो है बहुत सारी इसकी, ये वृक्क धमनी ऐसा समझो कि बड़ी आपकी शाखा है और इससे छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी पतली पतली, उनको क्या कहेंगे अपन, धमनी का। तो यहाँ पर धमनी वर्ड ना यूज करके धमनी का वर्ड यूज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर अपन धमनी का शब्द लिख देते हैं, ये क्या है, धमनी का, और इसको भी धमनी का लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलो अभिवाही धमनी का, अभिवाही धमनी का वृक्क धमनी, तो बता दें मैंने आपको, वृक्क धमनी की शाखा है, ठीक है। अभिवाही धमनी का जो है वो किसकी शाखा है, वृक्क धमनी की क्या है, शाखा है, शाखा है। और बात लिख देते हैं इसके बारे में, अभिवाही धमनी आगे जाके क्या करती है, आगे जाके गुच्छा सा बनाती है और गुच्छे को क्या कहते हैं अपन, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी का एक गुच्छ, एनसीईआरटी गुच्छ लिखती है, गुच्छा ही है ना ये, गुच्छा, ठीक है। तो गुच्छ बनाती है, गुच्छ बनाती है, और उसको क्या कहते हैं अपन, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस समझ में आ गया किसको कहेंगे अपन,
जो आपकी अविवाही धमनिका है वो आगे जाके गुच्छा सा बनाती है, उसको ग्लोमेरुलस कहे, मैंने आपको डायग्राम में आपको दिखा भी दिया। फिर हेनले लूप के बारे में बात करते हैं। हेनले लूप कैसा होता है, हेनले लूप कैसा होता है, ठीक है। हेनले लूप जो है ना हेयर पिन जैसा होता है। हेयर पिन मतलब आपने देखा भी होगा यार, है ना, लड़कियां हो तो आपको पता ही है, और लड़के को भी लड़कियों के बारे में ज्यादा पता होता है ना। हाँ, तो हेयर पिन कैसी होती है, जो बालों में डालते हैं ना, ठीक है। एक तो यार अलग वैसे से होती है ना, वो वाली नहीं, एक देखो ऐसे यू शेप की होती है, इस प्रकार की पिन होती है हेयर पिन, है ना। वो जूड़ा वगैरह बनाते हैं, बन बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, जूड़ा बनाते हैं, उसमें डालने की होते हैं वो। बताओ, दिखाता हूँ मैं आपको कैसी होती है, कल डायग्राम भी दिखाऊंगा उसका ना, आज मैंने लिया नहीं है ना। ये देखो, ये देखो, इसको देखो हेनले लूप, इसको क्या कहेंगे अपन, हेनले लूप कहते हैं। और ये कैसा आपका हेयर पिन जैसा ना, वो कैसे यू शेप की होती है, अगर आप समझ रहे हो तो पता नहीं मुझे ना, कल दिखा भी दूंगा आपको मैं, है ना। हेयर पिन ऐसी होती है, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, कल फोटो में दिखाएंगे। चलो, तो ये कैसी होती है, हेनले लूप कैसी होती है, हेयर पिन जैसी होती है। जानते हो सर आप हेयर पिन कैसी होती है, तो ये हेयर पिन जैसी है ना, हेयर पिन जैसा आकार है इसका, हेयर पिन आकार का होता है। हेनले लूप कैसा होता है, हेयर पिन आकार का, इसको यू शेप भी कह सकते हैं ना, यू शेप, ठीक बात है। अब चलो एक चीज और लिख देते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर करेंगे खत्म। वृकाणु, अलग कलर यूज करते हैं, चलो वृकाणु, वृकाणु, ठीक है। वृकाणु के अंदर मैंने आपको बताया, एक तो ग्लोमेरुलस बताया मैंने आपको, ग्लोमेरुलस, ठीक है भैया। दूसरा और इसमें आते हैं पीसीटी, डीसीटी। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ग्लोमेरुलस कैसे लिखा, कितना गंदा लिखा है, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, और इधर लिखते हैं अपन हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है। और इसमें आ जाएगा संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। ये मैंने क्यों लिखवाया अलग से, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किडनी में कहां होता है आपका वृकाणु। वृकाणु की संरचना आपको समझ में आ गई, और ये होता कहां पे, किडनी के अंदर। और मैंने कहा किडनी में कितने होते हैं, 10 लाख के आसपास ये एक किडनी के अंदर होते हैं वृकाणु। अब ये किडनी के अंदर होता कहां पे, क्योंकि किडनी के अंदर मैंने संरचना पूरी पढ़ ली, हमें तो कहीं दिखाई नहीं, अब होता कहां पे वो बताने जा रहा हूं। तो जब ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी ये कहां होते हैं, ये आपके होते हैं वलकुट के अंदर, वलकुट में, ठीक है। और आपका हेनले लूप और संग्रह नलिका ये कहां होते हैं, ये मध्यांश में होते हैं। ये कहां होते हैं, मध्यांश में। अब मैं आपको उस डायग्राम में लेके चलूंगा किडनी वाले में, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कहां होते हैं, थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा, ठीक है। यहां अपन इसको बना लेते हैं, कलर, कलर विच कलर, कलर, कलर विच कलर, ये ले लेते हैं। चलो, तो ये कैसा होता है, देखो इस प्रकार का कुछ होता है। ये आपका बोमेन संपुट हो गया, ये आपकी पीसीटी हो गई, फिर आपका ये हेनले लूप हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जाके क्या बनाएगा, डीसीटी बनाएगा, ठीक है। और फिर आपकी जो आ जाएगी क्या, संग्रह नलिका आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नेफ्रॉन होता है। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो आपका संपुट, जो आपका बोमेन संपुट है, ठीक है, ये भी कहां पर है, वलकुट के अंदर है। जो पीसीटी है वो भी क्या है, वलकुट के अंदर है। जो हेनले लूप है ना, हेनले लूप है वो कहां पर आपका, वो मध्यांश में है। बाकी ये देखो डीसीटी भी कहां पे है आपका, वलकुट में। तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया और आपको बता भी दिया। इससे रिलेटेड आगे बात करेंगे अपन, है ना, क्योंकि दो प्रकार के आपके वृकाणु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जिनको वलकुटीय वृकाणु कहेंगे, और दूसरे आपके होते हैं मध्यांश वाले, है ना। हाँ, तो मध्यांश वाले को क्यों कहते हैं, अब वो आगे अपन बात करेंगे। दो प्रकार के होते हैं ना, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी जो भाग है वृकाणु के, वो वलकुट में होते हैं, और जो हेनले लूप और जो संग्रह नलिका वो कहां होते हैं, मध्यांश के अंदर होते हैं। बस इतना समझ में आ गया आपको। फिर अपन आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे, कल अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।